नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा प्रकरण है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं ये आज हम जानेंगे। किसी भी शब्द का महत्व उसमें छिपे हुए अर्थ के कारण होता है। अर्थ शब्द के प्राण होते हैं। जैसे शरीर से प्राण निकल जाने पर वह महत्वहीन हो जाता है, वैसे ही अर्थहीन शब्द की दशा होती है। अर्थात शरीर में प्राण न हो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। वैसे ही जिस शब्द का कोई अर्थ न हो, निरर्थक शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। शब्द की शक्ति असीम होती है और प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। मतलब शब्द का कब, कहाँ, किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है, उस रूप में उसका अर्थ अलग अलग होता है। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता या शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग के अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। मतलब शब्द शक्ति वह शक्ति है या वह व्यापार है जिससे किसी शब्द में निहित निश्चित अर्थ का हमें बोध होता है। शब्द में जो भी अर्थ छिपा हुआ है उस अर्थ को प्रसंग के अनुसार स्पष्ट कर दिया जाए, हमें स्पष्ट समझ में आ जाए, तो ये जो क्षमता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए दो उदाहरण देखिए। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है और सीता तो निरी गाय है। पहले वाक्य का अर्थ स्पष्ट है कि भी रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, लेकिन यह क्या, दूसरा वाक्य सीता तो निरी गाय है। सीता गाय कैसे हो सकती है? सीता तो किसी लड़की या महिला का नाम हो सकता है, गाय कैसे सीता हो सकती है? मतलब सीता कैसे गाय हो सकती है? तो यहाँ जब ये साधारण अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ नहीं लग रहा, जैसे पहले वाक्य में तो लग रहा है कि भी रमेश की गाय दूध देती है, लेकिन सीता के लिए गाय शब्द कैसे लगेगा? तो यहाँ जो साधारण अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ है गाय का, वह न लग करके जब हम इससे संबंधित विशेष अर्थ ग्रहण करेंगे कि गाय के जो लक्षण होते हैं, गाय भोला भला पशु होता है, गाय बहुत ही सीधी सादी होती है, तो सीता भी शायद उनके जैसी है। मतलब सीता भी गाय की तरह भोली भाली और सीधी सादी है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि सीता तो गाय है। तो गाय शब्द का जो अर्थ सीता के साथ हम बिठा पा रहे हैं या सीता के साथ हम स्पष्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या बोध कर पा रहे हैं, वह जो शक्ति है वह शब्द शक्ति है। आगे बात समझ में? तो इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, लेकिन एक में पशु का नाम है तो दूसरे में भोली, सीधी और सरल महिला के अर्थ में है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। जिस शब्द का हम सही जगह पर सही अर्थ ज्ञात कर लेते हैं, तो वह ज्ञात करने का जो गुण है, ज्ञात करने की जो शक्ति है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अर्थात शब्द शक्तियों के 3 भेद होते हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। तो जिन शब्दों में ये शक्तियाँ या अर्थ निहित होता है वे क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहलाते हैं। मतलब अभिधा शब्द शक्ति जहाँ होती है वो शब्द वाचक कहलाते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति वाले लक्षक और व्यंजना शब्द शक्ति वाले व्यंजक कहलाते हैं, और उनके अर्थ क्रमशः अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ, लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अभिधा शब्द शक्ति के बारे में। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित या मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जिस शब्द का जो अर्थ प्रचलित है या मुख्य अर्थ होता है, उस अर्थ का ज्ञान हमें हो जाए या उस अर्थ का जब हमें बोध होता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल, प्रचलित और सीधे सीधे अर्थ को बिना किसी बाधा के ग्रहण करता है, अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे हमने रवि शब्द कहा, रवि का अर्थ होता है सूर्य, और रवि पढ़ते ही हमने सूर्य अर्थ समझ लिया, तो ये तो है अभिधा शब्द शक्ति। शशि कहा, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, और शशि पढ़ते ही हमने चंद्रमा हमारे दिमाग में आ गया, तो ये होता है लोक प्रचलित अर्थ, और यहाँ होती है अभिधा शब्द शक्ति। और वह जो शब्द है वह वाचक कहलाएगा और जो अर्थ है वो वाच्यार्थ कहलाएगा। अब उदाहरण देखिए। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। बिल्कुल साधारण सी बात है, साधारण ही अर्थ है कि भी हाँ, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल सुंदर है, बिल्कुल गुलाब का फूल सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। इन शब्द सभी उदाहरणों में अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा या अवरोध नहीं है, तो यहाँ शब्द अभिधा शब्द शक्ति है। मतलब इन वाक्यों का, इन शब्दों का जो मुख्य अर्थ है वही मुख्य अर्थ हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं और वही निश्चित है, वही सही है, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति हुई। अब आगे है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो,
अर्थात जब किसी वाक्य में किसी शब्द का मुख्यार्थ न लग रहा हो, उसका जो लोक प्रचलित अर्थ है वह वहाँ नहीं बैठ रहा हो, अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध नहीं हो पा रहा हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर या दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, तब वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जब मुख्यार्थ काम न दे तो उस शब्द से संबंधित विशेष अर्थ का हम प्रयोग करते हैं और वह अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो वह अर्थ किसी लक्षण पर या दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है और इस आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, एक तो प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है रूढ़ा लक्षणा। जब उसके लक्षणों के द्वारा हम समझते हैं तो वह कहलाती है प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे प्रयोजनवती लक्षणा, पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया, तो यहाँ अगर हम ये कहते हैं कि पुलिस को देखकर चोर सावधान हो गया, तो यह सावधान तो है जो शब्द है वो लोक प्रचलित और इसका मुख्यार्थ हमें समझ में आ जाता है कि भाई चोर सावधान हो गया, बिल्कुल सही है, चोर पुलिस को देखकर सावधान होगा। लेकिन यहाँ चोर चौकन्ना हो गया, चौकन्ना बने तो चार कान होते हैं, तो क्या चोर के चार कान हो गए? नहीं, यहाँ यह अर्थ नहीं लगेगा कि चोर के चार कान हो गए। चार कान का या चौकन्ना होने का यहाँ यह अर्थ लगेगा कि चोर सावधान या सजग हो गया। दो कानों से चार कान जितना उसने उपयोग किया, मतलब कि अपनी बिल्कुल आहट न होने दूँ, मैं बिल्कुल हिलू डुलू नहीं, ताकि पुलिस को यह एहसास न हो कि मैं यहाँ हूँ। तो इस प्रकार चौकन्ना का शाब्दिक अर्थ है चौ मने चार और कन्ना मने कान, अर्थात चार कान वाला। कान तो चार नहीं हो सकते, अतः यहाँ साधारण या लोक प्रचलित अर्थ न लगाकर लक्षण के आधार पर अर्थ लगाया जाएगा कि कानों के अधिकाधिक उपयोग करना, कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। तो यहाँ हुई प्रयोजनवती लक्षणा कि चौकन्ने का अर्थ किस प्रयोजन से लेंगे हम, कि वह सावधान हो गया, चोर के अर्थ में कि वह सावधान हो गया। दूसरा उदाहरण है, गांधी जी 1.5 पसली के आदमी थे। गांधी जी 1.5 पसली के आदमी थे। हम कहें गांधी जी दुबले पतले आदमी थे तो एक पल में समझ में आती है बात, लेकिन 1.5 पसली के आदमी कैसे हो सकते हैं? यहाँ मुख्यार्थ बाधित है, क्योंकि आदमी 1.5 पसली का नहीं होता। गांधी जी के भी सभी की तरह पूरी पसलियाँ थी, किंतु इस कथन का यहाँ प्रयोजन है गांधी जी का हल्कापन और क्षीणता दिखाना, उनका दुबला पतलापन, क्षीणकाय होना दिखाना, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हुई। आई बात समझ में? अब है रूढ़ा लक्षणा, जहाँ मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए। ऊपर तो हमने प्रयोजन से अर्थ लिया, अब यहाँ रूढ़ी के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ रूढ़ी लक्षणा होती है। उदाहरण के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे राजेश का पुत्र तो ऊँट हो गया है, ये वाक्य सुनते ही हम आश्चर्य में पड़ेंगे कि राजेश का पुत्र ऊँट कैसे हो गया? ऊँट तो ऊँट होता है, और राजेश का पुत्र तो मनुष्य, वो ऊँट कैसे हो गया है? लेकिन यहाँ ऊँट का अर्थ अधिक लंबा और ऊंचा होना। अब यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर लिया गया है, क्योंकि ऊँट इस अर्थ में प्रचलित है कि भी ऊँट बहुत लंबा और ऊंचा होता है, तो राजेश का पुत्र ऊँट हो गया, मतलब ऊँट के जैसा वह भी ऊंचा और लंबा हो गया है। अब यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। रूढ़ी का अर्थ है प्रचलन या प्रसिद्धि। जैसे वह तो जयचंद है, जयचंद के बारे में आपने सुना होगा, एक देशद्रोही राजा थे जयचंद। तो अगर किसी व्यक्ति की कोई ऐसे गतिविधियां या क्रियाकलाप है देशद्रोह जैसी, तो हम उसके लिए कह देते हैं कि वह तो जयचंद है, तो हम एकदम से ये अर्थ लगा सकते हैं कि वह देशद्रोही व्यक्ति है। वह तो कंस है, कंस दुष्टता और हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक था, है ना। कंस इसी रूप में प्रचलित है या इसी रूप में प्रसिद्ध है कि वह बड़ा दुष्ट और अन्यायी और अत्याचारी राजा था। तो अगर किसी के लिए हम कहेंगे कि वह तो कंस है या वह तो रावण है, तो हमारे सामने कंस या रावण की तस्वीर उभर आएगी, वो जो भाव है वो हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और हम समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कंस के जैसा है। तो यहाँ जयचंद देशद्रोही प्रवृत्तियों के लिए रूढ़ हो गया है, तो यहाँ उस व्यक्ति के लिए समझा जाएगा कि वह देशद्रोही है। कंस दुष्ट व हिंसक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, तो यहाँ यह अर्थ लिया जाएगा कि वह व्यक्ति दुष्ट और हिंसक है। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ी द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य और उदाहरण देखिए आप, जैसे नरेश तो गधा है, सारा घर मेला देखने गया है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, भारत जाग उठा, नतमस्तक आज कलिंग हुआ। इन उदाहरणों में गधा, सारा घर, शेर, जयचंद, जाग उठा, कंस, नतमस्तक आदि लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगे, लोक प्रचलित अर्थ यहाँ नहीं लेंगे। नरेश तो गधा है, माने वो गधे जैसा मूर्ख है। सारा घर मेला देखने गया है, घर तो निर्जीव और स्थायी है, वह कैसे मेला देखने जा सकता है? तो यहाँ ये अर्थ होगा कि घर में रहने वाले जो सारे घर के सदस्य हैं वो मेला देखने गए हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, मतलब वो शेर की तरफ पराक्रमी और साहसी थे, तो लाला लाजपत राय बहुत ही वीर व्यक्ति हैं। भारत जाग उठा, भारत कैसे जागेगा? यानी भारत के निवासी जाग उठे, भारत के निवासी जागृत हो गए, चेतनशील हो गए।
नतमस्तक आज कलिंग हुआ, कलिंग नतमस्तक हुआ, कलिंग का सिर झुक गया या उसने सिर झुका दिया, तो यहाँ कलिंग के निवासी या कलिंग का सम्राट नतमस्तक हुआ। ये लाक्षणिक अर्थ यहाँ ग्रहण किए जाएंगे। तो इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति भी आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है, अर्थात न उसका लोक प्रचलित अर्थ लगता है और न ही लक्षणा से, और न कोई लाक्षणिक अर्थ वहाँ लगता है, तो बल्कि कोई अन्य ही अर्थ और भाव प्रकट होता है या व्यंजित होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात जब शब्द का न लोक प्रचलित अर्थ काम दे, न कोई लाक्षणिक अर्थ काम दे, बल्कि कोई और ही अर्थ या भाव वहाँ व्यंजित हो रहा है या पैदा हो रहा है या वही वहाँ सही तर्क संगत लग रहा है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना या रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द में छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। और काव्य में इसी शक्ति का सबसे अधिक प्रयोजन पड़ता है, सबसे अधिक प्रयोग इसी शक्ति का होता है, क्योंकि काव्य में शब्दार्थ मात्र से अभिष्ट अर्थ तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि शब्दों के तो कई अर्थ होते हैं और व्यंजना शब्द शक्ति से ही हम उसका भाव और अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। भावार्थ ही अभिष्ट होता है। इसमें मतलब इस व्यंजना शब्द शक्ति में कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, कई अर्थ प्रकट होते हैं। तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति भी कोई नया ही अर्थ गढ़ लेती है। देखिए उदाहरण, जैसे किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति से, मतलब किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे चेहरे से शठता झलकती है। शठता माने दुष्टता। दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसने चट से उत्तर दिया, अच्छा मुझे आज ही मालूम हुआ कि मेरा चेहरा दर्पण है। इस उत्तर का ठीक आशय इसके वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से प्रकट नहीं होता कि भाई मेरा चेहरा दर्पण है। ये न तो यहाँ लोक प्रचलित अर्थ लगेगा, न कोई लाक्षणिक, बल्कि इसका तात्पर्य तीसरी अर्थात व्यंजना शक्ति से समझा जाएगा। उत्तर देने वाले व्यक्ति का अपने कथन में यह व्यंग्य है कि जैसे दर्पण में मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है, अपनी झलक देखता है, अपनी सच्चाई देखता है, वैसे ही ये वक्ता जो है, पहला पुरुष, श्रोता के मुख पर प्रतिबिंब देख रहा है, अर्थात वह स्वयं शठ है, वह स्वयं दुष्ट है। इस व्यंग्यार्थ को लेने से ही उक्त वाक्य की संगति बैठती है, अन्यथा नहीं। और जिस शक्ति के सहारे यह व्यंग्यार्थ विदित हुआ उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, जैसे किसी ने कहा संध्या हो गई। संध्या हो गई जैसे ही ये शब्द कान में पड़ेंगे, अगर चरवाहे ने सुना है तो वो सोचेगा कि भैया मुझे घर लौटना है। पुजारी ने सुना तो उनके लिए पूजन वंदन या आरती का समय हो गया है। किन्हीं का सिनेमा जाने का प्रोग्राम था तो वो देखेंगे कि अब हमारा सिनेमा जाने का समय हो गया है। प्रिंसिपल ने कहा 4 बज गए, तो यहाँ 4 बजने का उद्देश्य, 4 बजने की जो बात कहना है इसका उद्देश्य ये नहीं कि टाइम बताना। 4 बज गए इतना ही कहा तो चपरासी समझ जाएगा कि भाई घंटी बजानी है। बच्चे भी 4 बजे का टाइम अगर उनकी घड़ी में देखते तो वो समझ जाते कि भाई बैग समेटो, घर जाने का समय हो गया है। तो यहाँ उनकी व्यंजना है कि छुट्टी का समय हो गया, घंटी बजाओ, केवल समय बताना नहीं है। कोई मित्र शाम को आया है और रात 11 बजे तक बैठा है और उससे कहा जाए भाई 11 बज गए, तो इसका अर्थ यह बोध कराना है कि अब उसे जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, बहुत समय हो गया है। इन उदाहरणों में ये विशेष अर्थ जो है व्यंग्यार्थ है, जो व्यंजना शब्द शक्ति से ही संभव है ना। तो व्यंजना शब्द शक्ति से कोई अन्य ही अर्थ, अन्य ही भाव समझना होता है या समझा जाता है, या हम जब समझते हैं या ग्रहण करते हैं तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और उदाहरण देखिए, जैसे अब बाल सफ़ेद हो गए। यहाँ अभिधा शब्द शक्ति से भी हम समझ सकते हैं कि भी बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति से यहाँ यह अर्थ ग्रहण करेंगे कि बाल सफ़ेद हो गए मैंने वृद्धावस्था आ गई है और अब हमें सांसारिक क्रियाकलाप छोड़ करके धर्म ध्यान या भगवान के भजन में लगना चाहिए। अगला उदाहरण है, बिटिया 20 साल की हो गई। अभिधा शब्द शक्ति से है कि भी बिटिया 20 साल की होगी, बिल्कुल साधारण लोक प्रचलित अर्थ लग रहा है। लेकिन जब व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ प्रयोग करेंगे या व्यंजना शब्द शक्ति का से यहाँ अर्थ ग्रहण करेंगे तो इसका आशय होगा कि बिटिया जवान हो गई है, विवाह के लायक हो गई है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के अनुसार अलग अलग अर्थ लगते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। व्यंजना शब्द शक्ति का यह बहुत ही सुंदर उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण स्वीकार किया जाता है। अबला जीवन के लिए कहा गया है कि आंचल में है दूध, वह पालन पोषण भी करती है और उसकी आंखों में पानी है, लेकिन फिर भी वह हमेशा कष्टमय जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, तो व्यंग्यार्थ की प्राप्ति के लिए प्रसंग, परिस्थिति और सहज तर्क बुद्धि आवश्यक होती है, तब हम व्यंग्यार्थ ग्रहण कर पाते हैं या व्यंजना शब्द शक्ति समझ पाते हैं। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ शब्दों का लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण किया जाता है और वही अर्थ
तर्क संगत बैठता है। जब लोक प्रचलित अर्थ काम न दे तो उस शब्द से संबंधित विशेष अर्थ जहाँ लगाया जाए या विशेष अर्थ जहाँ ग्रहण किया जाए वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ दोनों ही शक्तियाँ काम न दे, कोई अन्य ही अर्थ उस प्रसंग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, भाव के अनुसार लगाना पड़ता है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।